सिद्धांत के आधार पर, और जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर पर्वत की व्याख्या कर ली थी, तो हमने कहाँ से पढ़कर आए थे? भूकंप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि हमें पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ना था, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहीं ना कहीं बाह्य संरचना के लिए जिम्मेदार है। तो भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमने सबसे पहले पढ़ा कि भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके विषय में विभिन्न प्रकार के मत दिए गए, जिसमें सबसे पहले घनत्व के आधार पर भी दो मत दिए गए कि भैया ये जो घनत्व में वृद्धि है, एक बोल रहा है कि भैया दाब जनित है, एक बोल रहा है भार जनित। तो दाब जनित है तो उसको नकारा गया और भार जनित बोला गया, और जब हुआ तो उसके बाद में आया ताप, और ताप के आधार पर आया तो ताप ने भी क्या बताने की कोशिश की, ऊपर से नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती कितने डिग्री? 2 डिग्री। कितने मीटर पर? 100 मीटर। ऐसा हो सकता है क्या? तो प्रारंभ में तापमान में ऊपर से नीचे आने पर वृद्धि होती है, ज्यादा होने का कारण क्या है? रेडियोएक्टिव पदार्थ। तो ये भी सिद्धांत बता पाएगा? नहीं। तो हम किस पर आए? दाब पर। तो दाब का मतलब क्या है? घनत्व का सीधा संबंध होता है, मतलब कठोरता का घनत्व से कैसा संबंध होता है? सीधा। अगर घनत्व बढ़ेगा तो कठोरता बढ़ेगी। तो इस आधार पर पृथ्वी को इसने किस आधार पर पूरी कठोर है। पूरी पृथ्वी क्या है? मतलब ये सिद्धांत बता पाए क्या? फिर किस आधार पर है? भूकंप की तरंग। तो भूकंप की तरंगों ने बताने की कोशिश करी, हम पढ़ेंगे। तो भूकंप कितने प्रकार से आता है? कितने प्रकार से आता है? तरंगों के आधार पर आता है, गहराई के आधार पर आता है। पढ़ा कि नहीं? और तरंगों के आधार पर आता है। तो तरंगें कितने प्रकार की रहती है? पी, एस और एल। और जो पी तरंग रहती है गति क्या रहती है? उसके बाद पी एस की कैसी रहती है? और सबसे कम किसकी रहती है? अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है? केवल ऐसा ठीक है, ऐसी रहती है। कौन रहती है? सबसे विनाशकारी कौन है? एल। उससे कम कौन है? उससे कम कौन है? पी। ठोस में कौन चल सकती है? कौन चलती है? एस। कौन चलती है? एस। तो द्रव में कौन चलती है? पी। पी केवल ठोस और द्रव में चलती है कि गैस में भी चलती है? मतलब कैसी तरह की है? अनुदैर्ध्य। तो इसने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बताने की कोशिश करी। तो हमने जब आंतरिक संरचना को देखा तो उसके बाद में हमें समझ में आया कि बाह्य संरचना को देखना चाहिए। बाह्य संरचना को जैसे देखते हैं तो बल के आधार पर देखना चाहिए। तो बल के आधार पर देखना चाहिए, तो हमने बल का पूरा विभाजन देखा। अंतर्जात और बहिर्जात में किसे देखा? अनाच्छादन। किसे देखा? तो अंतर्जात में किसे देखा? पटल विरूपण। किसे देखा था? तो जब पटल विरूपण को देखा तो पटल विरूपण संचलन में हम आगे आते चले तो अधिक तीव्रता और कम तीव्रता। अधिक तीव्रता वाले में हमने देखा कि भी भूकंप वगैरह आते हैं, और कम तीव्रता में पटल विरूपण। तो पटल विरूपण संचलन जो है इसमें हमने ये बातों को देखना शुरू करा कि पटल विरूपण संचलन में 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, एक रहता है समस्थैतिक और एक रहता है सुस्थैतिक। और जैसे ही हमने आगे देखने की कोशिश करी समस्थैतिक और सुस्थैतिक, तो हमने इसके बाद में पटल विरूपण संचलन में हमने प्लेट टेक्टोनिक को पुनः बांटा। और जब हमने पुनः बांटा तो पुनः बांटते हमें ये बात क्लियर हो गया कि ये भी 2 प्रकार से, एक ऊर्ध्वाधर आधार पर और एक क्षैतिज आधार। ऊर्ध्वाधर आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है? महादेशजनक। और जब क्षैतिज आधार पर देखते हैं तो पर्वत निर्माणकारी। कैसे दिखाई देता है? तो महादेशजनक संचलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक ऊपरी मुखी और एक अधोमुखी। तो वहीं पर जब हम पर्वत निर्माणकारी देखते हैं तो हमें दिखाई देता है एक भ्रंश मतलब चटकन दरार प्रकार का तनावमूलक बल, और एक दिखाई देता है जैसे दिखाई वलयकाली संपीड़न। और जब हम संपीड़न देखते हैं तो संपीड़न के माध्यम से किसका निर्माण दिखता है? वलय का। तो वहीं पर जब तनावमूलक देखते हैं तो किसका निर्माण दिखता है? भ्रंश का। किसका दिखाई देता है? भ्रंश का। तो जब ये देखा तो भैया इसे बनाने में कहीं ना कहीं वृहद संचरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वृहद संचरण अनाच्छादन के अंतर्गत आता है, और अनाच्छादन में हमने ये देखा कि भैया अनाच्छादन एक संयुक्त प्रक्रम है जिसमें अपक्षयन, अपवर्धन और वृहदक्षरण की प्रक्रिया होती है। और इसके आधार पर हमने चट्टान पर है। और जब चट्टान पर आए तो चट्टान हमने 3 प्रकार की देखी। चट्टान 3 प्रकार की देखी, और हमने प्राथमिक चट्टान का कई प्रकार से वर्गीकरण देखा। प्राथमिक चट्टान कौन सी कहलाती है? जिसका निर्माण गर्म गलित पदार्थ को क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? लावा। कहाँ पर कहा जाता है? आंतरिक सतह में क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत नहीं है। और लावा का निर्माण, मैग्मा का निर्माण
ताप में वृद्धि और दाब में कमी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? कमी के माध्यम से। ताप में वृद्धि और दाब में कमी के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से हमें रायोलाइट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानों का निर्माण दिखाई देता है। मतलब बेसाल्ट चट्टान एक आग्नेय चट्टान है, एंडेसाइट एक आग्नेय चट्टान है, रायोलाइट एक आग्नेय चट्टान है, गैब्रन एक आग्नेय चट्टान है, पेरिडोटाइट एक आग्नेय चट्टान है। पक्का? चलिए, माना आप लोगों ने कि नहीं माना? चलिए, जब किसी मौसम में परिवर्तन के कारण पदार्थों के अवसाद बनने के बाद उसका एक स्थान के दूसरे स्थान पर अपर्दन के पश्चात निक्षेपण और उसके बाद में परतीकरण के पश्चात लिथिफिकेशन के माध्यम से बनी चट्टान क्या कहलाती है? अवसादी चट्टान। इसका आर्थिक महत्व ज्यादा है कि आग्नेय चट्टान का आर्थिक महत्व ज्यादा है? अवसादी चट्टान की यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ। तो वहीं पर अत्यधिक ताप और दाब में विघटन की अनुपस्थिति में जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? कौन सी चट्टान? दूसरा नाम क्या है इसका? रूपांतरित। तीसरा नाम क्या है? मेटामॉर्फिक। तीसरा नाम क्या है? मेटामॉर्फिक। अब जब हम इस चट्टान को देखें तो चट्टान का साइकिल भी देखा। चट्टान परिवर्तित होती है कि नहीं? और जब परिवर्तित होती है तो हमने जब इसे देख लिया तो उसके बाद में हम आगे के चैप्टर में प्लेट टेक्टोनिक की सिद्धांत यही था। और यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की सिद्धांत में हम देख रहे थे कि प्लेट टेक्टोनिक की सिद्धांत के माध्यम से किस प्रकार से पर्वत की क्या की जा सकती है? व्याख्या की जा सकती है। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक की सिद्धांत के माध्यम से पर्वत के विषय में पढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब ये देखना था, तो ये देख रहे थे कि आप लोगों ने रिवीजन करके आए क्या? आपको बहुत लोगों को याद है, बहुत लोग तोते उठ रहे हैं कि याद है? पक्का याद था? आधा भूल रहे थे तो बस छोड़ देते हो, मत छोड़ा करिए। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट खत्म करिए, नहीं तो आगे दिक्कत जाएगी। इतना से पढ़ना है कि आप लोग आज नोट्स मिलेंगे तो वो भी पढ़ना है, फिर किताब है वो भी पढ़ना है, और फिर में एक और किताब है वो भी पढ़ना है। मतलब सब चीज को पढ़ना ही है। और जब पढ़ना है तो भैया हम जो पढ़ा रहे हैं उसे तो अभी कंप्लीट कर लीजिए। जब पर्वत निर्माण की अगर हम व्याख्या की बात करें तो पर्वत निर्माण के विषय में कहा गया कि अवसादों के संपीड़न बल के कारण हमें पर्वत के निर्माण की स्थिति दिखाई देती है। क्योंकि जब हम पर्वत को देखते हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, नदियां जानते हो? अरे इस मासूम जैसे बैठी बच्ची आराम शोषण कर रहे हो सर तुम? मैं शोषण नहीं कर रहे बेटा, क्या है कि बस पढ़ा रहे और कुछ देखते, ठीक है? आप बैठिए आराम से, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा धीरे धीरे। आपने बस ना वीजा लेकर नहीं आया बेटा, गलती ये कर दी। जब आपको सिविल तैयारी करना है, चाहे ये कोचिंग में करना है चाहे दूसरी कोचिंग में करना है, आपको मैप की आवश्यकता तो रहेगी। तो मैप पहली फुर्सत में ले लो। ये सोचो मत कि माँ साहब बोल रहे हैं तो पहली फुर्सत में क्या कर दो, ले लो। अब जब आप नदियों को देखते हैं तो नदियां अवसाद लाती, अरे अवसाद लाती है कि नहीं? जब अवसाद लाती है तो अवसाद लाने के बाद में वो अवसाद नदी के द्वारा अगर लाए जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वे तट के पास में रहेंगे कि तट के दूर में रहेंगे? कहाँ पर रहेंगे? तट के पास में। तो तट के पास में अवसाद की मात्रा ज्यादा रहेगी, तट से दूर कम रहेगी, और सबसे कम कहाँ रहेगी? तट से बहुत दूर। तो जब जब प्लेटों का अभिसारी संचलन होता है और अभिसारी संचलन के माध्यम से अवसादों की उपस्थिति में वलयकारी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो तब हमें एक आकृति का निर्माण होते दिखाई देता है जिसे कहा जाता है पर्वत। जिसे क्या कहा जाता है? पर्वत। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो टकराने के बाद में अवसादों की उपस्थिति में जो अधिक गतिशील प्लेट रहती है उसका नीचे की ओर क्षेपण होता है, जो कम गतिशील प्लेट होती है उसका ऊपर की ओर उत्थान होता है, और उत्थान होने के दौरान अवसादों का जो जमाव होता है वह वलयकारी प्रकृति के रूप में हमें दिखाई देता है। यही वलयकारी प्रकृति क्या कहलाती है? पर्वत का निर्माण। क्या कहलाती है? पर्वत का निर्माण कहलाती है। और पर्वत का निर्माण मतलब अवसादों की उपस्थिति में होगा। मतलब अवसाद जहाँ पर नहीं होंगे वहां पर हमें क्या नहीं दिखाई देगा? पर्वत का निर्माण नहीं दिखाई। यही वजह तो थी कि जब हम महासागरीय प्लेट का अभिसारी संचलन देख रहे थे तो दिमाग में आया होगा कहां पर पहुंचे? महासागरीय प्लेट संचलन कहां पर पहुंचे? कहां पर पहुंचे? प्रशांत महासागर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो अभिसारी प्लेट संचलन में
अवसादों की उपस्थिति थी क्या? नहीं थी। अभी सारी महासागरी था क्या? नहीं। और वहाँ पर इसलिए हमें वहाँ पर महाद्वीप के द्वीप का निर्माण दिखाई देगी, पर्वत का निर्माण दिखाई देगी, द्वीप का निर्माण। तो अवसादों की उपस्थिति में हमें ये निर्माण होते हुए दिखाई देगा। परंतु इसका मतलब ये है कि पर्वतों का निर्माण केवल और केवल अवसादों से ही होना चाहिए, परंतु हमें इसके साथ में आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टान भी दिखाई देती है। कौन सी चट्टान दिखाई देती है? आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टान भी दिखाई देती है। तो भैया आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों के दिखाई देने के कारण अगर हम बात करें तो जब प्लेटें टकराती है और टकराने के बाद में अधिक गतिशील प्लेट का नीचे की ओर क्षेपण होता है और कम गतिशील प्लेट का ऊपर की ओर उत्थान होता है। तो उत्थान होने के कारण हमें यह दिखाई देता है कि प्लेटों का अधिक नीचे की ओर क्षेपण होने के कारण वहां पर हमें ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होते हुए दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होते हुए दिखाई देती है। और ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होते हुए दिखाई देने के कारण हमें वह मैग्मा ऊपर की ओर आते हुए दिखाई देता है और जिसके शीतलीकरण के माध्यम से हमें किसका निर्माण होते दिखाई देता है? आग्नेय चट्टान। किसका निर्माण होते दिखाई देता है? आग्नेय चट्टान। और जब ये आग्नेय चट्टान जब अत्यधिक ताप, किसमें बेटा? ताप में भी अधिक और दाब में भी क्या होती है? प्रेशर में भी अधिक होती है। तो भैया तब हमें एक विघटन की अनुपस्थिति में, किसके? विघटन की अनुपस्थिति में हमें एक चट्टान का निर्माण होते दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं? कायांतरिक चट्टान। तो इस वजह से कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र जो कि अवसादों के निक्षेपण के माध्यम से टकराहट हुई, अवसादों का निक्षेपण हुआ और वहां पर यूरेशियन प्लेट के साथ में इंडियन प्लेट के टकराहट के बाद में हमें वहां पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति दिखाई दी। और उत्पत्ति दिखाई देने के बाद में वहां पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं दिखाई दे रही, और ज्वालामुखी क्रिया नहीं दिखाई दे रही तो उसके बावजूद यहाँ पर क्यों कायांतरिक और आग्नेय चट्टान है? कौन सी चट्टान? कायांतरिक और आग्नेय चट्टान है। तो कायांतरिक और आग्नेय चट्टान इस बात को इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं आंतरिक क्षेत्र में तापमान के अधिक होने के कारण और दाब के कम होने के कारण सीमित मात्रा में वहां पर कहीं ना कहीं पदार्थों का गलन हुआ होगा और पदार्थों के गलन के माध्यम से मैग्मा बना होगा और मैग्मा के बनने के बाद हमें किसका निर्माण होता दिखाई दे रहा होगा? आग्नेय चट्टान का। और जब अत्यधिक ताप और दाब में वृद्धि हुई होगी और प्रेशर में वृद्धि होने के साथ में विघटन में क्या हुई होगी? अनुपस्थित होगी। तो उस वजह से वहां पर किसका निर्माण होते दिखाई देगा? कायांतरिक चट्टान का। इसीलिए हमें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में एंडीज पर्वतमाला की तरह ही हमें दिखाई देता है कि वहां पर भी कौन सी क्रिया हो रही है? संपन्न। कौन सी संपन्न होती दिखाई दे रही है? पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया होती दिखाई दे रही है। और साथ में वहां पर हमें कायांतरिक के साथ में आग्नेय चट्टान भी दिखाई दे रही है, जबकि वो दिखाई देनी नहीं चाहिए। ये बात सिंपल रूप में हो जाती है जो पर्वत के बारे में, एक सिंपल रूप जिसे हमने बताने की कोशिश की, ये रहता है सिंपल रूप। अब इसी के बाद में एक रहता है टफ रूप। उस टफ रूप को समझ लीजिए जिसे पूछने की संभावना रहती है। जब हम प्लेटों को टकराते हुए देखते हैं, तो आप लोग टकराते हुए देख रहे हैं, और जब प्लेटों को टकराते हुए देखते हैं तो अधिक गतिशील प्लेट कम गतिशील प्लेट के नीचे छेपित होती है। और जहां पर अवसाद होते हैं तो वो अवसाद ऊपर की ओर जाते हैं, और अवसादों के ऊपर की ओर जाने के कारण मोड़दार वलित पर्वतों का निर्माण दिखाई देता है। और मोड़दार वलित पर्वतों में भी जो तट के पास में मायोजीय का क्षेत्र होता है, अब नाम लेना पड़ेगा ना आप लोगों के सामने। एक रहता है सिंपल रूप बताना और एक रहता है धीरे से कौन से रूप को बताना, नाम के आधार पर थोड़ा सा टफ रूप को बताना। तो मायोजीय का क्षेत्र जो तट के निकट अवसादी वाला क्षेत्र रहता है, प्लेटों के टकराहट के माध्यम, कौन सा? प्लेटों के टकराहट, ध्यान से समझिए। मायोजीयोकाइन क्षेत्र जो तट के निकट है, अवसादपूर्ण क्षेत्र है, प्लेटों के टकराहट के कारण हमें दिखाई देता है कि इसका ऊपर की ओर उत्थान होता है और उत्थान के माध्यम से वलित पर्वत का निर्माण करता है। तो इसकी तुलना में यूजियोकाइन, कौन सा काइन? यूजियोकाइन। ये यूजियोकाइन में मायोजियोकाइन की तुलना में कम मात्रा में अवसादों की उपस्थिति के कारण इसकी भूमिका पर्वत निर्माण में उतनी नहीं होती। तो वहीं पर ऑफियोलाइट्स जो समुद्र तल पर है, जहां पर अवसादों की अनुपस्थिति के कारण, किसकी बेटा? अवसादों की अनुपस्थिति के कारण जब भी महासागरी प्लेट का संचलन होता है तो ऑफियोलाइट की उपस्थिति अर्थात
अवसादों की अनुपस्थिति के कारण हमें वहां पर पर्वतों का निर्माण होते हुए नहीं दिखा, मतलब वहीं पर पर्वतों का निर्माण दिखाई देगा जहां पर मायोजियोकाइन स्थिति हो, क्योंकि मायोजियोकाइन मतलब किसका उपस्थिति, अवसाद, और अवसादों की उपस्थिति में ही हमेशा पर्वतों का क्या होगा, निर्माण। तो मतलब जहां जहां पर महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराएंगी तो अवसाद रहेगी क्या नहीं? अरे रहेंगे क्या नहीं? और जब अवसाद रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका मोड़दार संपीड़न के कारण मोड़दार वलित पर्वत का क्या होगा, निर्माण होगा। जब मोड़दार वलित पर्वत का निर्माण होगा तो इस मोड़दार वलित पर्वत को के माध्यम से हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर प्लेटें नीचे की ओर ज्यादा क्षेपित होगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर पदार्थों का गलन होगा। पदार्थों के गलन के पीछे कारण क्या रहेगा? ताप में वृद्धि और दाब में कमी, और ताप में वृद्धि और दाब में कमी के कारण मैग्मा का निर्माण होगा, और मैग्मा का निर्माण होगा तो हमें ये भी दिखाई देगा कि यह मैग्मा ऊपर की ओर आएगा लावा के रूप में, जिसके कारण हमें वहां पर ज्वालामुखी क्रिया भी दिखाई देगी, जिस वजह से हमें वहां पर केवल और केवल अवसादी चट्टान नहीं बल्कि आग्नेय चट्टान भी दिखेगी। पर जब प्रेशर अधिक होगा और प्रेशर के साथ में दाब भी अधिक होगा तो वहां पर कौन सी चट्टान दिखाई देगी? कौन सी? काइंट्रिक। इस वजह से कई बार ये बोला जाता है कि जब मायोजियोकाइन क्षेत्र के संपीड़न के कारण ही पर्वत का निर्माण दिखाई दे रहा है तो पूरे पर्वत का निर्माण केवल और केवल अवसादी चट्टानों से होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें काइंट्रिक और आग्नेय चट्टान क्यों दिखाई दे रही है? तो फिर आप उसका जवाब दीजिएगा कि भैया संपीड़न बल के कारण हो रहा है, और संपीड़न हो रहा है अवसादी चट्टानों का हो रहा है, तो अवसाद का जब संपीड़न हो रहा है तो भैया प्लेट का क्षेपण भी तो हो रहा है। तो जब प्लेट का क्षेपण हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से दाब में कमी और ताप में वृद्धि, जिस वजह से क्रस्ट का आंशिक गलन, और आंशिक गलन होने के कारण किसका निर्माण हो रहा है? और मैग्मा जब ऊपर की ओर आएगा तो स्वाभाविक क्या बनेगा? लावा। और इसका शीतलीकरण होगा तो स्वाभाविक रूप से कौन सी चट्टान बनेगी? तो जब अत्यधिक ताप होगा और दाब होगा, विघटन की अनुपस्थिति होगी तो क्या कौन सी चट्टान बनेगी? कौन सी चट्टान बनेगी? तो आप इस बात को बता सकते हैं? तो मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि संपीड़न के माध्यम से पर्वत का निर्माण होता है, परंतु हर संपीड़न के माध्यम से होता है क्या? जहाँ पर अवसादों की क्या होती है? उपस्थिति। पर अवसादों की उपस्थिति तट के पास होती है कि तट से बहुत दूर होती है? तट के पास वाले क्षेत्र को क्या कहता है? मायोजियोकाइन। इसे क्या कहता है? यूजियोकाइन। उसे क्या कहता है? ऑफियोकाइन। तो जब जब मायोजियोकाइन क्षेत्र में प्लेटों की टकराहट होती है तो मायोजियोकाइन का उत्थान होता है और पर्वत का क्या होता है? निर्माण होता है। इस बात को बता देंगे। अब इसी बात को ध्यान में रखिए, मैं बोलते जा रहा हूं, आप मुझे बताइए, क्योंकि जब हम इसी बात को ध्यान में रखेंगे तो विश्व के ज्वालामुखी के साथ में हम भूकंप के साथ में पर्वत की भी व्याख्या कर लेंगे, क्योंकि जहां जहां पर अवसाद होंगे और अभिसारी प्लेट संचलन होगा। अब अभिसारी प्लेट संचलन पता है ना? तो अभिसारी प्लेट संचलन होगा तो स्वाभाविक रूप से वहां पर हमें क्या दिखाई देगा? गर्त बनते दिखाई देगा। परंतु हर अभिसारी प्लेट संचलन में हमें पर्वत निर्माण होते हुए दिखाई दिए क्या? नहीं, वहीं पर होते हुए दिखाई देगा जहां पर अवसाद की क्या हो? उपस्थिति। मतलब अभिसारी प्लेट संचलन कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार। पहला कौन सा हुआ? महाद्वीपी, दूसरा, तीसरा। अवसादों की उपस्थिति कितने जगह पर है? 2 जगह पर है। कितनी जगह पर है? 2 जगह। बीच वाले को हटाया, बीच वाला कौन सा था? ये दो कौन से थे? पहला महाद्वीपी, ये कौन सा था? दिक्कत है। तो मतलब हमें दुनिया में पर्वत वहां पर दिखाई देंगे जहां अवसादों की क्या हो? उपस्थिति। उसके अलावा अन्य कहीं जगह पर दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जहां पर पर्वत बनेंगे वहां ज्वालामुखी क्रिया होगी क्या? नहीं होगी, परंतु वहीं पर होगी जहां पर प्लेट अधिक गहराई पर क्या होगी? क्षेपित। जहां पर कम गहराई पर होगी तो नहीं क्षेपित हो पाएगी क्या? मतलब हमें यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तो दिखाई देती, परंतु ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देती नहीं। तो मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर्वत का निर्माण होगा वहां भूकंप तो आएंगे। अरे टकराहट होगी तो भूकंप आएंगे, परंतु आवश्यक नहीं है कि वहां पर क्या हो? क्योंकि अगर घनत्व कम होगा तो अधिक गहराई में क्षेपण होगा क्या? नहीं। ये बात को आप बता पाएंगे? तो मतलब आपसे अगर प्रश्न कभी पूछा गया कि जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होते दिखाई देती है, कैसे? जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होते हुए दिखाई देती है उन क्षेत्रों में क्या आपको हमेशा भूकंप और क्या आपको हमेशा पर्वत का निर्माण दिखाई देगा? तो आप बोलोगे भूकंप तो आएगा परंतु पर्वत की उत्पत्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
आप बताने की कोशिश करो, क्योंकि अगर शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होगी तो मुझे बताओ वहां पर पर्वत बनेगा क्या? नहीं। अगर गाढ़े प्रकार का अगर मैग्मा रहेगा तो वहां पर ज्वालामुखी क्या बनेगा? शंकु बनेगा। क्या बनेगा? और शंकु कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सबसे पहला सिंडर, उसके बाद कंपोजिट, कंपोजिट के बाद परिपोषित, उसके बाद आम्लीय। ये रिवीजन करने का अपना तरीका। कोई दिक्कत है? मतलब आप पर्वत कैसे बनता है वो पता चल गया, और कहां पर बनता है वो भी पता चल गया। परंतु एक बात है, ये सिद्धांत पुराने पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता पाता। ये नवीन वलित पर्वतों के बारे में तो बताता है, परंतु पुराने पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन नहीं कर पाता। मतलब ये इस बात में को नहीं बता पाता कि अपलेशन पर्वत कैसे बना। ये इस बात को नहीं बता पाता कि एंड जो अपने एक पर्वतमाला का नाम सुना होगा जिसका नाम है हमारे मध्य प्रदेश में जो है, जिसका नाम है अरावली। इसका वर्णन, मतलब ये नवीन पर्वतों की तो व्याख्या कर सकता है, परंतु पुराने पर्वतों की व्याख्या नहीं कर सकता। इस बात को भी याद रखिएगा। तो लिखे थोड़ी सी बात, थोड़ी सी बात लिखे। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत। चलो देखिए, पर्वत लिखा। पर्वत देखिए, पर्वत संरचना की प्रक्रिया का संबंध, पर्वत संरचना की प्रक्रिया का संबंध मोड़दार पर्वतों की मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति से, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति से इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम अवसादों के निक्षेपण से शैल अनुक्रम का विकास होता है। शैल अनुक्रम मतलब यही बेटा, जो आपको बताया ना, मायोजिकन, यूजिकन और ऑफ्यूलर। विकास होता है जिसे मग्नतट के समीप मायोजियोकाइन, जिसे मग्नतट के समीप मायोजियोकाइन, महासागरी सीमांत के समीप यूजियोकाइन तथा महासागरी तल पर ऑफ्यूलाइट्स कहा जाता है। इसमें ऑफ्यूलाइट्स कहा जाता है, जिसमें मायोजियोकाइन की मोटाई सर्वाधिक होती है। जब अगला संपीड़न बल के कारण जब एक प्लेट दूसरे प्लेट में टकराती है तो हमें अवसादों की उपस्थिति के कारण
कारण मोड़दार वलित पर्वत का निर्माण दिखाई। जो अवसादी चट्टानों से बना होता है। ठीक है, आगे लिखें। अधिक घनत्व वाली प्लेट का गहराई में क्षेपण होने पर, अधिक घनत्व वाली प्लेट का गहराई में क्षेपण होने पर दाब में वृद्धि और दाब में कमी, ताप में वृद्धि और दाब में कमी के कारण क्रस्ट का आंशिक गलन होने पर, मैग्मा की उत्पत्ति दिखाई देती है, जिसके शीतलीकरण पर्वतीय क्षेत्र में आग्नेय चट्टान की उपस्थिति हमें दिखती है। इसके साथ ही आग्नेय चट्टान की उपस्थिति दिखती है। इसके साथ ही पर्वत के भार में वृद्धि के कारण ताप एवं दाब में वृद्धि होती है। इसके साथ ही पर्वत के भार में वृद्धि के कारण ताप एवं दाब में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप कांतिक चट्टान के अवशेष भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार पर्वत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के माध्यम से पर्वत निर्माण की व्याख्या की जा सकती है। विश्व मानचित्र का यदि अध्ययन करें तो पर्वतों की उत्पत्ति उन सीमांत क्षेत्रों पर हुई है। नहीं,
पर्वतों की उत्पत्ति का संबंध महाद्वीपीय सीमांत से जहां महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का अभिसरण होता है। प्लेट का अभिसरण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, इसी आधार पर हमें महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट संचलन में रॉकी पर्वत, तथा महाद्वीपीय संचलन में हिमालय पर्वत की रॉकी पर्वत तथा महाद्वीपीय संचलन में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति दिखाई देती है। नोट करके लिखिएगा, ठीक है? एक पॉइंट लिखिए। महासागरीय तलीय क्षेत्र में अवसादों की अनुपस्थिति के कारण महासागरीय तलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑफियोलाइट्स। क्या कहा जाता है? ऑफियोलाइट्स। महासागरीय तलीय क्षेत्र में अवसादों की अनुपस्थिति के कारण प्लेटों के अभिसरण के बावजूद हमें यहाँ पर्वत की उत्पत्ति नहीं दिखाई देती। दूसरा नोट लीजिए। इस सिद्धांत के आधार पर पुराने पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। नहीं की जा